CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 42। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस को, एग्जाम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन जो प्रेजेंट करना है हमने, याद रखिएगा उसमें उसके 3 हिस्से होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सिचुएशन हो, पास्ट पेपर का उसको जब अटेम्प्ट करना है उसके कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। एक हिस्सा होता है थ्रेट्स, जिसमें हमने उसे बताना है कि रेलिवेंट सिचुएशन जो भी उसने हमें बताई है इसमें थ्रेट कौन कौन से इन्वॉल्व है। दूसरा हिस्सा होता है वैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट को हम वैल्यूएट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, हमने उन फैक्टर्स को लिखना होता है कि सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स के डिपेंड कर रही है। और तीसरा हिस्सा होता है सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें हमने ये बताना है कि इस रेलिवेंट सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए क्या क्या सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन मौजूद हैं। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा कोड ऑफ एथिक्स का, नॉर्मली उसके कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। कौन कौन सा? थ्रेट्स, फिर सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड। फॉर्चुनेटली ये तीनों के तीनों हिस्से आपको कोड ऑफ एथिक्स में, तीनों इंफॉर्मेशन कोड ऑफ एथिक्स में मिल जाती है। तो एग्जाम में बैठ के आपका काम सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपने रेलिवेंट पैराग्राफ, रेलिवेंट सेक्शन के ऊपर जाना है। ठीक है। इससे पहले हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा कोड ऑफ एथिक्स का, फिर कुछ ग्लोसरी में डेफिनेशन पढ़ी, उन डेफिनेशन को सामने रखे हमने कुछ सेक्शंस पढ़े। सेक्शंस पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से लिखा गया है, उसका मिजाज कैसा है, वो किस तरीके से सिचुएशंस को डिस्कस करता है, पैराग्राफ किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है। तो अब हमने चंद एक सेक्शन पढ़ लिए, अब बाकी के सेक्शन में भी स्ट्रक्चर सिमिलर वे में होगा। तो आपको खुली छुट्टी, आज के बाद आप कोई भी सेक्शन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी आपने, हमारा जो रेलिवेंट पार्ट है, रेलिवेंट पार्ट कौन सा है कोड ऑफ एथिक्स का? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस वाला। ठीक है, वो आपने कवर करना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया हुए हैं 3 पेजेस बताए हैं आपको, उन 3 पेजेस के ऊपर जो भी सेक्शन है वो आपने करना है। वो 3 पेजेस कौन कौन से हैं? एक था 124, एक था 68 और एक कौन सा था? 10। ठीक है। पेज 10 के ऊपर जितने सेक्शंस है वो पढ़ने हैं, 68 के ऊपर जितने सेक्शंस है वो पढ़ने हैं, 124 पे जितने सेक्शंस है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा सेक्शंस आपने नहीं पढ़ने। ठीक है। अब आज से हम एग्जाम लेवल के ऊपर चले गए। अब हमने प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम पास पेपर जैसे होता है ना नॉर्मल स्टैंडर्ड में, हम पहले स्टैंडर्ड को पढ़ते थे, उसके बाद पास पेपर की प्रैक्टिस करते थे। तो आज वो हमारा टाइम आ गया कि हमने स्टैंडर्ड को पढ़ लिया, उसके कंसेप्ट सीख लिए। हाँ, सारे सेक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन सारे सेक्शन रीडिंग अब आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हुई आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लेनी है। लेकिन बाकी का कोड ऑफ एथिक्स भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। अगर ये सेक्शन जो हमने स्टडी किए आपको समझ आ गया तो उम्मीद है बाकी का भी सेक्शन समझ आ जाएंगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर आप उनमें से उसको रीडिंग नहीं भी करते और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस से ही आपके कोड ऑफ एथिक्स भी कवर हो जाएगा। क्योंकि पास्ट पेपर में जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, रेलिवेंट सेक्शन को सर्च कर रहे होंगे, तो अगर आपने सेक्शन पहले नहीं पढ़ा फर्ज कीजिए, तो पास्ट पेपर्स करते हुए आप उस पैराग्राफ को, उस सेक्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है। तो बहरहाल कवर तो आपका कोड ऑफ एथिक्स हो ही जाएगा, चाहे पहले उसको रीड कर ले, बाद में पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर ले, या पास्ट पेपर्स को पहले अटेम्प्ट करें, पास्ट पेपर को अटेम्प्ट करते करते जो सिचुएशन जिस पैराग्राफ से रिलेट करती है उसको स्टडी कर लें। अभी आपकी मर्जी है। ठीक है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। वैसे पर्सनली मुझे पास्ट पेपर से कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें ये भी पता होता है कि हाँ ICAP ने ये पैराग्राफ चेक किया हुआ है, सिचुएशन के साथ लिंक भी बन रहा होता है। वो सीधा सेक्शंस को गो थ्रू करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन बहरहाल ये अपनी अपनी पसंद की बात है, जैसे आप रीड करना चाहे कर सकते हैं। अहम चीज ये है कोड ऑफ एथिक्स हमने सारे का सारा पढ़ना है। जो 3 पेजेस मैंने आपको बताए हैं उनमें जितने सेक्शंस हैं, पहले कोड ऑफ एथिक्स पढ़े बाद में प्रैक्टिस करें, या पहले प्रैक्टिस करें और साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स पढ़ दें, आपकी मर्जी। क्लियर हो गया जी? चलिए, अच्छा, अब आगे चलने से पहले मैं एक सेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो सेक्शन बेस कर रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ICAP का एक फेवरेट टॉपिक है जिसको वो टेस्ट करता है। और इसको टेस्ट करने की एक रीजन ये भी है कि ये जो हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेज है ना, पेज 124, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन वहां पे नहीं है, पेज 124 पे नहीं है। किस जगह पे है? इसके लिए आइए आप पेज 128 पे, सॉरी 68 पे। पेज 68, ये 68 पेज आ गया। इसमें देखिए सेक्शन 310 नजर आ रहा है आपको? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मार्क कर लीजिए, इंतहाई अहम सेक्शन है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कन्फ्लिक्ट सेक्शन 310 है, ये हमें कोड ऑफ एथिक्स से किस सफे पे मिलेगा? 77 पे। तो चलते हैं 77 पे।
ये आ गया कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले इसको थोड़ा बेसिक इसकी समझ लेते हैं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फर्म का जो इंटरेस्ट है, यानी उसका मुफाद और जो उसके क्लाइंट का मुफाद है, उसमें टकराव आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, जब सीए फर्म का और इसके क्लाइंट्स का मुफादात का टकराव आ जाए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फर्म अपना फायदा सोचे तो इनका नुकसान होता है, इनका फायदा सोचे तो अपना नुकसान होता है, इसे कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, पहले से मुझे बताइए, क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ऑडिट क्लाइंट के साथ क्रिएट होगा कि अदर देन ऑडिट क्लाइंट्स में केस में भी क्रिएट हो सकता है? अदर देन ऑडिट क्लाइंट यानी हमारे ऐसे क्लाइंट जो कि नॉन इंश्योरेंस क्लाइंट है, उनके साथ भी हमारा इंटरेस्ट जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। अच्छा, अहम है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए एक छोटी सी अजीब सी एग्जांपल है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो काफी साल पहले जब नॉवल वगैरह पढ़ने का शौक होता था तो उसमें कहानी थी, कहानी कुछ इस तरह की थी कि एक बंदा था, वो खासा पढ़ा लिखा था, और एक दूसरा उसका दोस्त था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो दोस्त था, वो उसके एक खातून को पसंद करता था। तो एक दफा क्या हुआ, दोस्त अपने पढ़े लिखे दोस्त के पास गया और कहने लगा, मुझे एक अच्छा सा लेटर लिख दो जो मैं इसको इंप्रेस कर सकूं। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो जो पढ़ा लिखा दोस्त था वो भी उस खातून को पसंद करता था। अब ये देखिए, ये क्लाइंट है, ये फर्म है, क्लाइंट फर्म के पास आया और उससे एडवाइस ले रहा है ऐसी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में जिसमें फर्म का अपना भी इंटरेस्ट है। ये कौन सी सिचुएशन हुई, क्लासिक एग्जांपल किसकी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इसी तरह के हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मिलती जुलती एग्जांपल्स नजर आएंगी। जैसे फर्ज कीजिए कि ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है, फर्ज कीजिए ये कंपनी हमारे ऑडिट क्लाइंट है। अब ये कोई दूसरी कंपनी है जो हमारी ऑडिट क्लाइंट नहीं है, ये आके कहती है हमसे कि सर हम इस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, आप इसकी ड्यू डिलिजेंस कर दीजिए, इसकी ड्यू डिलिजेंस कर दे। अब मुझे ये बताइए, ये हमारा ऑडिट क्लाइंट ऑलरेडी है, ये ड्यू डिलिजेंस करा रहा है, क्या हमें इसका ऑडिट करते हुए कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, इसकी इस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होगी? क्या यह पॉसिबल है कि हम इस क्लाइंट के लिए ड्यू डिलिजेंस करते हुए ये वाली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में इंक्लूड कर दें, जो शायद आम हालात में हमें पता ना होती? ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल है। ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगली एग्जांपल सुनिए। फर्ज कीजिए कि इन दोनों में से हमारा क्लाइंट कोई, ये दो डिफरेंट कंपनीज है, हमारा क्लाइंट असल में ये है हमारा ऑडिट क्लाइंट। पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई कि एक कंपनी अगर इसको एक्वायर करना चाहते हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर दो कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज इस हमारे क्लाइंट को एक्वायर करना चाहे और एक्वायर करने के लिए जो ड्यू डिलिजेंस या एडवाइजरी सर्विस है वो हमसे एक्वायर करें, क्या फिर भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए, दोनों इसको खरीदना चाहते हैं, अगर हम इसको और दोनों को सेम मैटर के ऊपर एडवाइस देंगे जो कि फसाद की जड़ है, अगर हम इसको अच्छी एडवाइस देंगे तो चांसेस है ये इफेक्ट होगा, इसको अच्छी एडवाइस देंगे चांसेस है ये इफेक्ट होगा। और ये सिचुएशन इवन तब भी अराइज होती है अगर ये कंपनी हमारी ऑडिट क्लाइंट ना हो। दो डिफरेंट कंपनीज किसी एक थर्ड कंपनी को एक्वायर करना चाहते और दोनों हमारे पास आ गए। अब देखें, दोनों का आपस में एक तरह से कंपेटिटिव पोजीशन है ना, एडवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर ये दोनों हमारे पास आ गए तो हम किसका भला करें, किसका बुरा करें? ठीक है, दोनों की कोई कंपेटिटिव पोजीशन है। कुछ बात समझ? अगली, ये भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की और भी एग्जांपल है। अगली एग्जांपल सुनिए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कि एक ही कंपनी, ये ले इसको मिटा दिया, ये भी हमारा क्लाइंट नहीं है, एक ही कंपनी, ये भाई ये कंपनी इस वाली कंपनी को एक्वायर करना चाहती है और हमारे पास आ गई, सर मुझे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना के दें, मुझे एडवाइस कीजिए कि मुझे किस रेट पे इसको बाय करना चाहिए। एज ऑन सिचुएशन में आपको कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर। अगर ये हमारा ऑडिट क्लाइंट होता, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता? यस होता, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको एक फर्दर इंफॉर्मेशन अब मैं देता हूं, आपको बताना इसके बाद कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हुआ कि नहीं। इस फर्म के किसी पार्टनर का या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी में। अब बताइए, क्या अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हुआ? बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, तो अब फर्म ये चाहेगी कि ये वाली कंपनी इसके अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करे, इसको जरूर खरीदे, क्योंकि अगर ये खरीदेगी तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, जिससे पार्टनर या उसके स्पाउस की जो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर पड़ी है ग्रो करेगी।
तो इसी तरह की और भी बहुत सी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल्स हैं, कुछ कोड ऑफ एथिक्स में, कुछ है भी नहीं। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम दो कंप्यूटर कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो, ये भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल है। कोक और पेप्सी दोनों का अगर एक ही ऑडिट फर्म ऑडिट कर रही हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाईपास हो सकती है। तो ये सिचुएशंस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती हैं। चूंकि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वो फेमस 124 पेज पे नहीं डिस्कस हुआ, किस पे हुआ, 68 पे। तो इसीलिए आई कैप को पूछते थे, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको ढूंढते रहते हैं 124 पे और होती है सिचुएशन 68 पे। इसीलिए इसने कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैं खास तौर पे डिस्कस करना चाह रहा हूं। बाकी चीजें तो मैंने आपसे कहा आप साथ साथ रीड करते हैं जो डिफरेंट है, लेकिन ये सिचुएशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में स्टार्ट में आपको होता है इंट्रोडक्शन, जनरल बात करता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएगा, बेसिक इसके थ्रेट क्या राइज होते हैं वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम्पल जो, हाँ जी बिल्कुल एग्जाम्पल्स मैं चाह रहा हूं आप, क्योंकि इन एग्जाम्पल में से प्रोबेबली वो कोई केस बनाएगा। इसमें से जो कुछ एग्जाम्पल आपके साथ जो फेमस है वो मैं डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट माइट क्रिएट ए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या, प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस टू ए क्लाइंट सीकिंग टू एक्वायर एन ऑडिट क्लाइंट, यानी हमारे ऑडिट क्लाइंट को कोई एक्वायर करना चाहता है, उसको अगर हम ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करें, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर? सिचुएशन फिर से समझ ले, हमारे ऑडिट क्लाइंट को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करना चाह रही है, फिर प्रोवाइडिंग एडवाइसेस टू टू क्लाइंट्स कंपीटिंग टू एक्वायर द सेम कंपनी। अगर दो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, अब जैसे पहले ये था हमारे ऑडिट क्लाइंट को ये एक्वायर करना चाह रही है, थ्रेट है, अब दो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ऑडिट क्लाइंट हमारा कोई भी नहीं है इनमें से, दो डिफरेंट कंपनीज सेम कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? इसका साथ दे कि इसका साथ दे, समझ रहे सिचुएशन को, समझ रहा है तो ओके करे, क्योंकि केस स्टडी में सिचुएशन बनाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेलर एंड ए बायर इन रिलेशन टू सेम ट्रांजैक्शन। सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। फर्स्ट कीजिए अगर सेलर और बायर है और वो हमसे कहते हैं कोई प्रोडक्ट है इसकी वैल्यूएशन कर दीजिए ताकि इसके ऊपर हम सेल की ट्रांजैक्शन फाइनल करें। अब अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, प्राइस वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, एक पार्टी खुश होगी, दूसरी सैड, प्राइस नीचे जाएगी, दूसरी पार्टी खुश होगी, पहली पार्टी सैड। तो क्योंकि दोनों की डिफरेंट पोजीशन है ना, अगर हम दोनों को डील कर रहे हुए फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा। अगर हम सिर्फ सेलर को डील कर रहे हैं, नो इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट, सिर्फ बायर को कर रहे हैं, नो कंफ्लिक्ट, ठीक है। और अगर सेलर और बायर को साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं फिर तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा। प्रिपेयरिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट फॉर टू पार्टीज हु आर इन एन एडवर्शियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द एसेट। वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड करना दो पार्टीज को, किसी भी ऐसी दो पार्टीज को जिनका एडवर्स रिलेशनशिप है, उनको कॉमन कोई सर्विस प्रोवाइड करें, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। रिप्रेजेंटिंग टू क्लाइंट्स इनटू ए लीगल रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वगैरह, ये इतनी अहम एग्जांपल हमने टेस्ट नहीं की। ये लाइसेंस वाली भी टेस्ट नहीं किया आपने कि लाइसेंस एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस रिपोर्ट फॉर ए लाइसेंसर ऑन द रॉयल्टी ड्यू व्हाइल एडवाइजिंग द लाइसेंसी ऑन द अमाउंट्स पेबल। लाइसेंसर जिसने लाइसेंस दिया है वो, जिसको रॉयल्टी मिलनी है वो, उन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइसेंस देने वाला कहेगा कम से कम, जिसने लाइसेंस दिया है वो सोचेगा मुझे रॉयल्टी ज्यादा से ज्यादा मिले, जिसने लाइसेंस लिया है वो कहेगा मुझे रॉयल्टी कम से कम पे करनी पड़े। तो दोनों को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एडवाइजिंग ए क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन विच स्पाउस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इसके भी मैंने एग्जांपल दी। अगर किसी बिजनेस में स्पाउस का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पार्टनर का, उस बिजनेस को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करना चाहती है, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया? इंक्लाइंड होगी फर्म के उस कंपनी को कहे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फिर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू क्लाइंट व्हाइल हैविंग जॉइंट वेंचर आर सिमिलर इंटरेस्ट विद ए मेजर कंपेटिटर। कोई कंपनी हमसे स्ट्रेटेजिक एडवाइस लेने के लिए आ गई और हमारा उसके कंपेटिटर के साथ कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या नहीं? कंपेटिटर के साथ डील कर रहे हैं और दूसरे कंपेटिटर को एडवाइस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और कोई दूसरे कॉलेज वाले मुझसे कोई एडवाइस लेने के लिए आ जाए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? सिमिलर सिचुएशन यहां पे। फिर एडवाइजिंग ए क्लाइंट ऑन एक्वायरिंग ए बिजनेस विच द फर्म इज आल्सो इंटरेस्टेड इन। ये लें, फर्म भी उस बिजनेस को एक्वायर कर दे तो फर्म क्या, फर्म उसको तो भगा देगी। एडवाइजिंग ए क्लाइंट ऑन एक्वायरिंग ए बिजनेस विच द फर्म इज आल्सो इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग, तो भगा देगी कि नहीं भगा देगी? जाओ भाई ये हमने खरीदनी है, बैंकरप्ट हो जाएगी, दूर। एडवाइजिंग ए क्लाइंट ऑन बाइंग ए प्रोडक्ट और सर्विस व्हाइल हैविंग ए रॉयल्टी और कमीशन एग्रीमेंट विद ए पोटेंशियल सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई प्रोडक्ट है और हमारा किसी के साथ, इन भाईजान के साथ मेरा एग्रीमेंट है, ये लो मेरी किताब,
ये लो मेरी किताब, जितने भी सेल करोगे मुझे रॉयल्टी या कमीशन देना, ठीक है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है, जो बायर है यानी जिन स्टूडेंट्स ने ये किताब खरीदनी है, मैं उनको एडवाइस कर, भाई ये बहुत अच्छी किताब है, इसको जरूर खरीदिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? क्योंकि एक तरफ मैं एडवाइस दे रहा हूं, लेकिन उस एडवाइस के नतीजे में कस्टमर जब एक्ट करेगा तो मुझे मेरी रॉयल्टी या कमीशन मिलेगा। यही है सिचुएशन। एडवाइजिंग ए क्लाइंट ऑन बाइंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे हम स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं ये वाली किताब खरीदो, while having a royalty or commission agreement with a potential seller, जबकि सेलर से हमें उसी किताब के बदले में राइट। ये है हमारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हुई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल? एग्जाम में इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं पहचान पाएंगे पक्का? चलिए जी, अब ये हो गई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन खत्म। अब हम आते हैं, भाई वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पेजेस। अरे भाई एंड पेज बैठे, फोटो कब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शाबाश। आपको ये पेज एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, ठीक है। देखिए वो एक जो ट्रेडिशनल तरीकाकार होता है ना प्रैक्टिस करने का, वो मुझे को इतना पसंद नहीं। खासतौर पे कोड ऑफ एथिक्स में अगर आप एक पास पेपर को प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें आपके 20-25 मिनट लग जाएंगे। मैं चाहता हूं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। उसके लिए हमने थोड़ा सा एक पेज बनाया, आपके साथ शेयर किया है। ये है कि आपको देख के समझ आ गई होगी। ये आईकैप के पिछले कोई 20-22 सालों में जितने भी कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, उन सब की हमने लिस्ट बना दी, ठीक है। ये अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर, मार्क्स है, टाइटल है। वैसे तो ध्यान से बनाइए, मे भी ऊंच नीच हो गई हो तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं क्या? कैसे अवेलेबल है? आईकैप की वेबसाइट पे तो पिछले 3-4 साल के अवेलेबल है, बस बाकी तो है ही नहीं। हाँ पीडीएफ, शाबाश, है ना आपके पास पीडीएफ जो है शेयर किया है। उसमें देखें, क्या उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे कि सोल्यूशन भी थे? सोल्यूशन उसमें शायद 2019 तक है, आगे 20-21-22 के आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। ना भी मिले मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पहली चीज मुझे बताइए, क्या आईकैप के पिछले 20-22 सालों के जितने भी कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस हैं और उनके जितने भी आंसर जिन जिन के अवेलेबल है, वो आपके पास मौजूद हैं कि नहीं? मौजूद हैं जी, मौजूद हैं आपके पास। चलिए शाबाश है भाई। चलिए इसका अब आपने करना क्या है, लेफ्ट साइड से आपने क्वेश्चन उठाना है, कोई सा भी क्वेश्चन, विंटर 22 का उठा ले, समर 20। पहली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 20, 21, 22 इसको एंड में प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। 20, 21, 22 जो है उसको फिर हम एंड में प्रैक्टिस कर लें तो वो बेहतर है, ताकि पहले हम अच्छे तरीके से वार्म अप हो चुके हों। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं लेटेस्ट में, ठीक है। लेकिन बहरहाल पास पेपर जो बाकी प्रीवियस है उसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं पहले आप 2019 से पहले वाले कर, चाहे सारे ना करें, आप इनमें से लेटेस्ट कर लें और बाकी रिमेनिंग में से आधे भी कर लें तो काम चल जाएगा। सारे क्वेश्चन लाजमी नहीं है, आप चाहे तो 2009 से पिछले वाले क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, टाइम हो तो कर लें। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, टाइम हो तो कर लें, नहीं टाइम तो वो छोड़ दें। 2010 से 19 वाले पहले करें, फिर उसके बाद 20 से 23 वाले। करने किस तरीके से, ये क्वेश्चन उठाना है, नंबर लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, यहां पे उसका सोल्यूशन लिखना है, यहां पे सामने सोल्यूशन लिखना है। लेकिन क्या इस छोटे से डब्बे में सोल्यूशन लिखा जाएगा? इसका जवाब ये है कि जितना को मैंने आपसे लिखवाना है उतना सोल्यूशन लिखा जाएगा, यानी मैंने फिर भी जगह बच जाएगी, बिल्कुल ऐसे। यानी क्या करना है, आपने सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स का रेलिवेंट सेक्शन यहां पे लिखना है कि ये सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स के किस सेक्शन में लिखी गई है। आपने वो सेक्शन, अच्छा सिर्फ ये नहीं लिखना सर सेक्शन 230 में है, सेक्शन 310 में कंफ्लिक्ट ऑफ, नहीं ना 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 ना, पैराग्राफ, मुझे पैराग्राफ चाहिए स्पेसिफिकली कि आंसर करते हुए आपने 3 चीजें, जैसे मैं स्टार्ट में बताया, थ्रेट बताना है, सेफगार्ड बताना है, वैल्यूएशन के फैक्टर। तो आपने इसका मतलब है इसमें अगर तो थ्रेट, सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड सारे एक ही पैराग्राफ में डिस्कस हुए हैं तो आप एक ही पैराग्राफ नंबर देंगे। पैराग्राफ नंबर कह रहा हूं, सेक्शन नहीं लिखा हुआ। सेक्शन का मतलब है वो जो आप सिर्फ पेज 124 पे रहेंगे और पेज 124 पे ही क्वेश्चन निपटा देंगे। सेक्शन नहीं, यहां पे क्या है, बल्कि काट के लिख ले पैराग्राफ, सेक्शन को काट के लिख ले पैराग्राफ रेलिवेंट। और पैराग्राफ एक से ज्यादा होंगे क्योंकि एक सेक्शन के अंदर जब वो डिस्कशन करता है, जैसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन कौन सा था, 310, इसके अंदर एग्जाम्पल्स कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की उसने किसी और पैराग्राफ में दी है, उसने इसके थ्रेट्स या उसके सिग्निफिकेंस या इसके सेफगार्ड्स हो सकता है कि और डिफरेंट पैराग्राफ में हो। तो यहां पे मुझे वो सारे पैराग्राफ चाहिए जो जो उस सिचुएशन से रिलेट करते हैं। फॉलो कर रहे हैं बात को, ठीक है।
तो इस प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन से रेलिवेंट, और चूंकि उन पैराग्राफ में आपने हाईलाइटिंग की होगी तो एग्जाम में आपको पता है कि ये आ गया, मैंने हाईलाइट वाला मटेरियल फिट करना है अपने आंसर शीट पे, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये सॉल्व करने के बाद, यानी किसी भी क्वेश्चन के आगे रेलिवेंट पैराग्राफ लिखने के बाद उसका सोल्यूशन लाजमी पढ़ना है, वरना कैसे सोल्यूशन क्यों पढ़ना भाई, सोल्यूशन क्यों पढ़ना, अब कैसे पता चलेगा सही किया कि गलत किया, ठीक है, कैसे, हाँ कैसे पता चलेगा कि सही किया है कि गलत किया है, पता चल गया आपको तरीकाकार किस तरीके से आपने कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए अब कुछ तैयारी करें, फिर प्रैक्टिस करना शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए अब मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी देखें। अच्छा, इसमें मैं रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा पॉज दिया करूंगा। वो पॉज किस वजह से होगा, क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, उसके बाद मैंने 2 मिनट का पॉज देना, आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा। 2 मिनट के अंदर आपने रेलिवेंट पैराग्राफ लिखने हैं, अगर लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो आप फारग हैं, कोड ऑफ एथिक्स आपको कोई नहीं आता, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है ये क्वेश्चन 4, ये समर 2019 का क्वेश्चन है, समर 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। अच्छा, इसमें उसने 2 रोल पूछे हुए हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप पार्टनर, इसको काट दे, इसके बारे में नहीं बताना, पता नहीं कहां से उठा के ले आया वो क्लाइंट। आपने ये जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनर है इसके ऊपर कमेंट करना है, क्लियर जी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स सबके पास है ना, प्रिंट करवा के दिया सबके पास, चलिए, और पेज भी सबके पास है सोल्यूशन वाला। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, पॉज कीजिए जी, टाइम तो हो गया कंप्लीट। अब आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं, ये मेरे सामने कोड ऑफ एथिक्स है एग्जाम में। अब क्वेश्चन में अल्फा टेक्सटाइल लिमिटेड इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी of your firm. Haris has been the audit engagement partner of ATL for the last 5 years. हारिस पिछले 5 साल से पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन की तरफ मेरा ध्यान जाना शुरू हो गया। The firm is considering to appoint Munir as ATL's engagement partner and Haris either as ATL's quality control review partner or client relationship partner. Client relationship partner का कमेंट नहीं करना आपने, ये सब पता नहीं कहां से पोस्ट उठाए थे। Required in the light of listed companies code of corporate governance regulation and ICAP's code of discuss validity of Haris appointment either as quality control review partner or client क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनर के ऊपर बात करते हैं। ये मेरे जहन में फौरन आया, क्लिक किया, ये कौन सी वाला है सिचुएशन, लॉन्ग एसोसिएशन की, इसके ऊपर हम पहुंच गए। 128 पे मैं गया, मैंने देखा लॉन्ग एसोसिएशन का पैरा कौन सा है, फौरन 128 पेज, सॉरी 124 लॉन्ग एसोसिएशन ये आ गया हमारा 168। अब मैं फौरन पेज मैं आपके सामने कोड ऑफ एथिक्स रख रहा हूं, एग्जाम में तो मैं वैसे पेपर वाला लेके जाऊंगा। कौन सा था पेज 168। अब मैं पेज 168 के ऊपर जा रहा हूं, ये 168 आ गया। जब मैं इस 168 पेज पे पहुंच गया, इसके बाद अब मैंने अपनी रेलिवेंट सिचुएशन का पैराग्राफ, अच्छा पहले तो अगर आपने थ्रेड लिखने हो तो थ्रेड आपको पता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बता देता है कि लॉन्ग एसोसिएशन में कौन सा थ्रेड है, फेमिलियरिटी थ्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, ये लिख देते हैं। लेकिन उसने सिचुएशन बताई थी कौन सी, कि पार्टनर को 5 साल से वो पार्टनर कर रहा है। अब मैंने ये देखना है क्या कोड ऑफ एथिक्स में सिर्फ एक ही सिचुएशन डिस्कस करता है या डिफरेंट रोल्स के मुताबिक पैराग्राफ डिफरेंट है इस सेक्शन में। अब ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, यानी ऐसी प्रोविजन जो सारे के सारे ऑडिट क्लाइंट्स पे है, तो मैं देखूंगा अगर तो मेरा क्लाइंट लिस्टेड क्लाइंट है ना, लिस्टेड क्लाइंट इस सेक्शन में अलहदा से डिस्कस हुआ है तो मेरे लिए रेलिवेंट पैराग्राफ वो होगा। एग्रीड। मैं अब आगे जा रहा हूं, देख रहा हूं लिस्टेड क्लाइंट है जी, लिस्टेड क्लाइंट है जी, ये सारे क्लाइंट्स के बारे में समझ लीजिए जनरल डिस्कशन, ऑल क्लाइंट का मतलब जनरल। यहां पे कोई लिस्टेड क्लाइंट या पार्टनर की बात कर रहा है। अभी आ गया ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, इसका मतलब है अब रेलिवेंट सेक्शन के अंदर मेरा रेलिवेंट पैराग्राफ कौन सा है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी एन इंडिविजुअल शैल नॉट एक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रोल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सच रोल्स फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 7 कम्युनिटिव ईयर्स अनलेस लॉ प्रेस्क्राइब शॉर्टर पीरियड। यहां पे क्या कह रहा है, कोई भी पर्सन 7 साल तक कंसेक्टिव इन 3 रोल पे काम नहीं कर सकता। कौन से रोल, एंगेजमेंट पार्टनर है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का है रोल, और कौन सा रोल है, एनी अदर की ऑडिट पार्टनर रोल। ये की ऑडिट पार्टनर रोल की एग्जांपल क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर तो पता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी पता है हमें, एक ही अदर बताया था ना। अगर कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो जो उसका पार्टनर होगा, अगर वो डिफरेंट है तो वो हमारे लिए की ऑडिट पार्टनर हो सकता है, रोल ऑफ की ऑडिट पार्टनर। इनमें नहीं,
अच्छा अब आगे चले, फर्दर चले, इनमें मुझे बताइए 2 साल इधर, 4 साल इधर, 6 साल इधर, ऐसे चल सकता है? नहीं चल सकता। इन तीनों रोल पे, किसी भी रोल पे अगर वो रहा है तो हमने उसको काउंट करना है। 5 साल तक वो रहा है एंगेजमेंट पार्टनर, अब अगर वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बनता है तो इसको पहला साल गिनेंगे कि छठा साल गिनेंगे? छठा साल गिनेंगे। 5 साल पार्टनर रहा था ना, अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बना, क्या बना सकते हैं? कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक यस बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? कोड ऑफ एथिक्स साथ, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं अनलेस लॉ प्रेस्क्राइब शॉर्टर पीरियड, यानी लॉ का शॉर्टर पीरियड है तो वो अप्लाई होगा। पाकिस्तान में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है 5 साल का टाइम, कंसेक्टिव 5 साल तक ऑडिट कर सकते हैं। 5 साल के बाद पार्टनर को रोटेट करना, और फाइनेंशियल सेक्टर हो तो फर्म को रोटेट करना होता है, वरना एटलीस्ट पार्टनर को रोटेट करना है। तो बताइए सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या कहेंगे आप? अपॉइंटमेंट हो सकती है? और अगर कोड ऑफ एथिक्स के साथ मैं आपको कहूं कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी मिला के जवाब दें, फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि 5 साल उसके पूरे हो गए। अच्छा अब आगे क्वेश्चन यहां पे वैसे खत्म हो गया, मैं आगे क्वेश्चन को लेके चलता हूं। वो कहता है नहीं मैंने इसका एंगेजमेंट पार्टनर या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बनना ही बनना है। क्या करें? क्या करें? कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का कंसेप्ट पता ना आपको, कि 5 साल हो गए, इसको साइड पे कर दो, इसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन लेके आओ, ये कुछ अरसा दूर रहे ऑडिट से, जब कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाए इसको वापस ले आए। लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है ये डिपेंड करता है रोल कौन सा रहा है, ठीक है? हाईएस्ट रोल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड ज्यादा है और कम वाले रोल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड कम है। जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड हमें क्या बता रहा है, 540.11 में कह रहा है कूलिंग ऑफ पीरियड लिखा हुआ है। ये कूलिंग ऑफ पीरियड वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, आपको बताओ 540.11 कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर के लिए 5 साल, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के लिए, अदर जो की पार्टनर रोल है उसके लिए 2 साल। तो हमसे कहेंगे भाई तुम क्या रहे हो? पार्टनर रहे हो, 5 साल पूरे हो गए, साइड पे हो जाओ, 5 साल अब इंतजार करो, 5 साल के बाद तुम दोबारा एंगेजमेंट पार्टनर या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बन सकते हो, इस ऑडिट पे नहीं। क्लियर हो गया? तो जो मेन पैराग्राफ था इस केस स्टडी से रिलेटेड वो कौन सा था? 540.5। आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो मजीद कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में पूछा, ये भी पूछता कि कंडीशन बताइए कब इसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, तो हम उसे कूलिंग ऑफ पीरियड का पैराग्राफ भी आंसर में लिख देते 540.11। लेकिन ये मैंने एडिशनल आपको बताया 7 साल। हाँ 7 साल करे तो फिर 5, ना, जितना पीरियड लॉ ने मेंशन किया उसने कहा है 7 साल, लेकिन कहा है अगर ये 7 साल कम हो जाएंगे अगर लॉ ने कम पीरियड दिया है। तो पाकिस्तान में लॉ में चूंकि 5 साल है तो हम 7 साल को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? 5 years, 5 साल। ठीक है, चलिए कितने स्टूडेंट ने 540.5 लिखा था? हाथ उठाइए जरा, शाबाश, तकरीबन सबने। आपने नहीं लिखा था 540.5? नहीं पूछा। चलिए अब अगला चैलेंज आ जाए आपके सामने। नेक्स्ट है जी, ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, ये आपने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा विंटर 2018 का क्वेश्चन। अल्फा लिख देते हैं। चलिए ये है जी क्वेश्चन 5 पार्ट बी। ये कौन सा मोड आ गया है? ये 5 पार्ट। यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। पास कीजिएगा जी। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैंने बेसिकली पार्ट बी आपसे कहा था, आपने ये भी कर दिया तो अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कर दिया है, वो तो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज वाले की बात कर रहा है, वो वैल्यूएशन सर्विसेज। बी, you are the statutory auditor of 2 listed companies, Alpha Limited and Gamma Limited. Both the companies are in conflict with each other and involved in 2 major litigation. दोनों कंपनीज का आपस में कंफ्लिक्ट है। क्वेश्चन के अंदर कंफ्लिक्ट के वर्ड से तो उसने हमारी जिंदगी आसान कर दी। फौरन पता चल गया कौन सा क्वेश्चन है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कह रहा है आइडेंटिफाई थ्रेट इन्वॉल्व एंड आल्सो सजेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड। थ्रेट बताने हैं, सेफगार्ड बतानी है। फौरन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे बताइए 124 पे जाऊं या 68 पे? 68 पे।
कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जब पेज 68 पे गया, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस सफे पे है कोड ऑफ एथिक्स के? नहीं याद, देख के बता देना, मुझे भी याद नहीं है, देख के बता दे। 77 कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी। अब ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें थ्रेट बता रहा है कि कौन से थ्रेट क्रिएट होते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट थ्रेट पूछे थे ना उसने, ये थ्रेट हमें यहां से मिल गए। ये थ्रेट लिखे आपने क्या? जिस पैराग्राफ में आपने अपने आंसर में लिखा वहां पे थ्रेट लिखे हुए थे? फैक्टर ऑफ सेफगार्ड, लेकिन उससे थ्रेट भी तो पूछे थे। तो थ्रेट हमें यहां से मिल गए। आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में नॉर्मली वो थ्रेट्स बताता है, थ्रेट टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड थ्रेट टू कंप्लायंस विद अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फिर इसके बाद क्या ये एग्जाम्पल हमारी डिस्कस हुई है इसमें? कौन से वाली एग्जाम्पल थे? नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंटिंग टू क्लाइंट्स वाली, ये ठीक है। चले, टू क्लाइंट्स जिनका आपस में लीगल डिस्प्यूट, आगे उसने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल कोई भी हो सकती है, लीगल डिस्प्यूट है। चलिए जी, ये हो गया कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके बाद आगे मैंने ये देखना है फैक्टर्स और सेफगार्ड, वो कहां पे है? ये कंफ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। ये क्या है? इफेक्टिव प्रोसेस फॉर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी फैक्टर्स नहीं, नेटवर्क फॉर्म की बात करेंगे, नेटवर्क थ्रेट्स क्रिएटेड बाय कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारे। अच्छा, थ्रेट तो उसने पहले बता दिया थे, इस हेडिंग में क्या बता रहा है? फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर? सारे आप छाप देंगे। फैक्टर्स पूछे, थ्रेट के साथ फैक्टर भी बताने होते हैं ना, ये सारे फैक्टर्स आपके हैं। स्पीड ज्यादा चाहे सारे छाप दें, पूरी लाइन, वरना कम से कम हाईलाइटेड वाले वर्ड तो जरूर आपके सोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए। आपने इसको एग्जैक्टली कोट ना करे, रिलेट करके भी लिख देना, क्योंकि एक ही दफा जब आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में एनालिसिस कर दिया कि अल्फा एंड गैमा आर इन डिस्प्यूट, देयरफॉर दिस सिचुएशन क्रिएट्स कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप ये सारे प्रोसीजर एज इट इज लिख सकते हैं। वहां पे आपको इतना टाइम नहीं होगा कि इस जैसे अगर सेपरेट प्रैक्टिस एरिया, ठीक है, या सेपरेट टीम, या लिमिट एक्सेस टू क्लाइंट फाइल्स, इसको आप पूरा सेंटेंस खुद से बनाएं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एज इट इज पूरे का पूरा सेंटेंस लिख दे, ये पूरे का पूरा सेंटेंस, या आप सिर्फ मीनिंगफुल फ्रेज में ये हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स भी लिख दे तो काफी है। रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये पैराग्राफ कौन सा कोड ऑफ एथिक्स, बिल्कुल भी नहीं। आई के आपका सोल्यूशन देख ले, जितने भी सोल्यूशन है, मुझे सारे पैराग्राफ खुद ढूंढने पड़े। मुझे उसने किसी एक सोल्यूशन में भी कोड ऑफ एथिक्स का रेफरेंस दिया हो, हाँ, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला ये अच्छी बात है। क्यों बड़ा अच्छी बात है? क्योंकि अगर बाद में कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हो जाए तो रेफरेंस सारे गलत हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मिक्स भी कर सकते हैं, यानी आपका ये ख्याल है अगर उसने रेफरेंस नहीं दिया तो उसका वो ये मतलब है कि वो कह रहा है जहां से मर्जी उठा के लिख दो। अच्छा, चले, थ्रेट आगे, फैक्टर। अब अगला सवाल, आंसर ये 310.8 A2 ये आपके पे, लेकिन अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? सेफगार्ड से एग्जांपल्स ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफगार्ड 1 और 2। और अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स पहले पढ़ा हो ना तो आपको पता चलेगा ये डिस्क्लोजर एंड कंसेंट ये भी एक्शन है, ये भी सेफगार्ड है कि अगर दो पार्टीज का आपस में कंफ्लिक्ट है, आप उन दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसके दूसरे कंपैरेटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? तो ये प्रोबेबली आप मिस कर गए होंगे डिस्क्लोजर एंड कंसेंट वाली बात। ठीक है, अच्छा, एक लाइन में लिख दे काफी है। आगे उसने टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर, टाइप्स ऑफ कंसेंट उसको डिटेल में ले गया, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंगल सेफगार्ड की तरफ। क्लियर? चलिए, ये हो गए हमारे 2 केस स्टडीज। अगली केस स्टडी की तरफ चलें। अगले जी हमारा समर 2017। पता चल गया ना आपको किस तरीके से क्वेश्चन से हम कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन और फिर सेक्शन से पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। समर 2017, ये राजी रिया जी अकबर। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है जी अब आपके असाइनमेंट। 3 पार्ट ए भी करना है, पार्ट बी भी करना है। ठीक है जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जी तो क्वेश्चन आपके साथ, मेरा ख्याल ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट साबित हुआ है। 3A कह रहे ऑडिट क्लाइंट ऑफ अकबर अली एंड कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म। इसका मतलब है हम अकबर अली एंड कंपनी नहीं, अकबर अली एंड कंपनी को योर फर्म है हमारे पास फॉर अपॉइंटमेंट एज इंटरनल ऑडिटर, वो हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है। अब हम उसका ऑडिट नहीं कर रहे, ऑडिट कौन कर रहा है? अकबर अली एंड कंपनी। हम इंटरनल ऑडिटर नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
तो मेरा तो ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगले सेंटेंस में आई, कह रहा है योर फर्म एंड अकबर अली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ए कॉमन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड शेयर कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। कौन सी निशानी पूरी की है उसने? कौन सी? जो कौन सी निशानी? कौन सी? नेटवर्क फर्म। इस पूरे सेंटेंस से क्या वो कहना चाह रहा है कि योर फर्म एंड अकबर अली एंड कंपनी आर नेटवर्क। नहीं, नेटवर्क फर्म की डेफिनेशन पढ़ा नहीं था? और कौन से फीचर्स थे नेटवर्क फर्म के? कुछ नहीं पता। चले ये तो पता चल गया अकबर अली एंड कंपनी और हमारी फर्म नेटवर्क फर्म है। क्या नेटवर्क फर्म पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हम अपनी नेटवर्क फर्म के ऑडिट क्लाइंट को नहीं बल्कि अपने ऑडिट क्लाइंट को इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कह रहा है डिस्कस द अबव सिनेरियो इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स अज्यूमिंग दैट सेड क्लाइंट इज ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, मतलब लिस्टेड क्लाइंट है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। तो इसमें मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला, इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस हो गई। किस वाले पेज पे है? 128 पे। सॉरी, पहले मैं 124 पेज पे जाऊंगा, 128 पता नहीं, 124 पे गया मैं। तो इसमें अब मैंने क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। ये है सेक्शन 6 अंडर इंटरनल ऑडिट नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है ना। इसमें देखिए कौन सी वाली इंटरनल ऑडिट की हेडिंग है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं, टैक्स सर्विसेज नहीं, इंटरनल सर्विस यस 605। अच्छा, क्या सोल्यूशन में 605 लिख दूं? और 605 के अंदर बहुत से पैराग्राफ होंगे, कौन सा पैराग्राफ लिखना है? उसमें हो सकता है कोई हर तरह के क्लाइंट के लिए भी हो पैराग्राफ और एक सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए भी हो सकता है थ्रेड्स किसी और जगह पे हो पैराग्राफ में, सिग्निफिकेंस के फैक्टर किसी और जगह पे, सेफगार्ड किसी और जगह पे। सेक्शन तक पहुंच जाना काफी है कि सेक्शन के बाद आगे पैराग्राफ पे भी पहुंचना है? पैराग्राफ पे पहुंचते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ आगे 192 पे पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं इसके। ये इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। अच्छा, पहले तो लगे हाथों थ्रेड तो लिख ही देना, थ्रेड तो मैं फौरी मिल जाता है, ये तो लिख ले। और क्या पूछा था उसने? थ्रेड है, डिस्कस करना था। डिस्कस तो ठीक है, डिस्कस में थ्रेड भी करते हैं। और फैक्ट ये ऑल ऑडिट क्लाइंट है। पहले मैं देख लूं क्या लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट का कोई अलग से सेक्शन है तो मैं उसमें से सोल्यूशन ढूंढूंगा। अगर उसमें से सोल्यूशन नहीं मिला या वो मेरा इसमें नहीं डिस्कस किया तो फिर मैं ऑल ऑडिट क्लाइंट की तरफ आऊंगा। लिस्टेड क्लाइंट, ऑल ऑडिट क्लाइंट है, लिस्टेड क्लाइंट नहीं डिस्कस कर रहा, यहां पे भी नहीं डिस्कस कर रहा, एग्जाम्पल तो नहीं डिस्कस कर रहा। फैक्टर्स दैट आर वैल्यूएटिंग, फैक्टर्स भी बता, लेकिन मैं पहले ये फैक्टर्स नहीं लिखूंगा, मैं पहले लिस्टेड में ढूंढूंगा, उसमें फैक्टर हुए वो लिखूंगा। अगर उसमें ना से डिस्कस किए हुए फिर ये जनरल वाले में से उठाऊंगा। ये आ गया जी ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट, मैच हो गया। क्वेश्चन के अंदर भी उसने यही कहा था, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज लिस्टेड क्लाइंट। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज के अंदर लिस्टेड पैराग्राफ पे पहुंच गए। अब ये सारा छाप देना है कि फर्म आर नेटवर्क फर्म, देखा नेटवर्क फर्म को कवर कर रहा है, शैल नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, जनरेट इंफॉर्मेशन। ये सारा आपने इसको एज इट इज प्रोड्यूस करते हैं या कोई शॉर्ट फॉर्म करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना दें। अच्छा, आगे अलग सेक्शन शुरू हो गया। इसका मतलब है ये हमारे पास इसके वो ये बता रहा है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी, तो कौन सी कर सकते हैं? इनके अलावा जो भी है। अच्छा, इनके अलावा पिछले पेज पे उसने कुछ और सर्विसेज भी बताई हुई हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट सर्विस दैट इन्वॉल्व अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। फर्क क्या है? ये वाली सर्विसेज किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते ऑल ऑडिट क्लाइंट में, और जो अभी पैराग्राफ वाली सर्विस पड़ी थी अभी वो पब्लिक इंटरेस्ट। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर बताइए एक पैराग्राफ अप्लाई होगा कि ये भी होगा? लिस्टेड कंपनी के ऊपर ऑल क्लाइंट वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी कि नहीं? तो इसका मतलब है आपने अपने सोल्यूशन में वो पैराग्राफ भी लिखना है और ये वाला पैराग्राफ भी लिखना है कि ये भी प्रोवाइड, इसके अलावा बाकी सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं बचती, कोई ना कोई बचती। कोड ऑफ एथिक्स ने कहा था कोई ना कोई बचती होगी। लिस्टेड में नहीं बचती शायद, लेकिन अनलिस्टेड में बचती है। अनलिस्टेड में कहता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना लीजिए, डिसीजन मेकिंग वाले काम ना कीजिए, रूटीन नेचर के काम हम कर सकते हैं।
वो तो सिर्फ 605.5 में बताएंगे ना प्रॉपर। हाँ जी, इसमें तो उसने नहीं बताया। इसमें, हाँ इसमें नहीं बताया। ये असल में आप इसके पिछले पैराग्राफ में उसने कहा है कि कोई ऐसी सर्विस ना प्रोवाइड करना जो मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी वाली हो। ये देखें, यहाँ पे इसने कहा 4 के A1 में, हाँ ये performing a significant part of the client's internal identity increases the possibility that firm or network firm personnel providing internal services will assume a management responsibility। कह रहा है कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी आपने ये 600% प्रिक्लूड्स ए फर्म, मना करता है फर्म या नेटवर्क फर्म को फ्रॉम एज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी आपने नहीं लेनी। तो जब यहां पे कह रहा है मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी और यहां पे कह रहा है वो एग्जांपल जिनमें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाले काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में फिर वही, क्या सॉल्यूशन में सिर्फ ये वाला पैराग्राफ लिखे या जो लिस्टेड वाला था कि दोनों? अच्छा फर्ज कीजिए अगर ये क्वेश्चन सारा सेम होता, कहता क्लाइंट अनलिस्टेड है, हाँ फिर सिर्फ ये पैराग्राफ आता है। शाबाश, मैं पहुंच गया पहले पार्ट। दूसरा पार्ट, समीर वर्क्स एज ए, अच्छा मेरा तो ये ख्याल है इसमें कोई थ्रेट राइज होता ही नहीं है। देखिए थ्रेट जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा ही नहीं है, ये तो देखिए समीर वर्क्स एज मैनेजर एश्योरेंस इन योर फर्म, ही हैज क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद साकिब हु इज द सीएफओ एट वन ऑफ योर ऑडिट क्लाइंट। ये रिकॉर्डिंग जारी है ना? अच्छा मैं समझ रहा, रुकवा दी हुई है। अच्छा, he has close personal relationship with Sakib, who is the CFO at one of your audit client. However, you have not assigned that client to Sameer, जिसका रिलेशनशिप। लेकिन ये क्या मतलब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑडिट टीम मेंबर के अलावा भी अगर किसी पार्टनर या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उससे भी थ्रेट राइज होता है? ये कहां लिखा है? 521.8 में लिखा है जी। आपका क्या ख्याल है, लिखा है कि नहीं लिखा? प्यारे भाई आपका क्या ख्याल है, लिखा किस पैराग्राफ में लिखा है? आप बताइए मेरे भाई, किस 5? अच्छा फिर आप सारे कह रहे हैं तो फिर ठीक ही लिखा होगा। ये सबसे पहले मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैं किधर गया, लॉन्ग एसोसिएशन की तरफ गया। किसकी तरफ? पर्सनल एंड फैमिली रिलेशनशिप, पेज 124। आ जाइए जी 124 पे पहुंचे तो कौन से वाला था? 124 से पहले मैं 124 पे पहुंच जाऊं। ये 124 पे फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप 150। आपने एग्जाम में पेज फोल्ड करके रख लीजिएगा, 68 और 124। इधर था पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ ये 157। अब आइए चले 157। तो मैं यही सेक्शन का रेफरेंस ना दे दूं कि पैराग्राफ, सेक्शन में तो बहुत सी चीजें डिस्कस की गई होंगी भाई। ये देखना फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में, अच्छा पहले तो थ्रेट पकड़ ले, थ्रेट तो फोरी आ गए ना सर। फिर इसके बाद इमीडिएट फैमिली ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर, ये वाला केस है तो छोड़ दें इसको, ये पैराग्राफ नहीं लिखना। फिर क्लोज फैमिली ऑफ ऑडिट टीम मेंबर, ये भी नहीं, इसको छोड़ दे, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ अदर क्लोज रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट टीम मेंबर, वो कहता है ऑडिट टीम मेंबर है ही नहीं, इससे भी आगे चले जाएं। इससे रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, ये वाला केस है। अदर एम्प्लॉयज यानी जो टीम मेंबर का हिस्सा, जो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं, क्योंकि जो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है इनके ऊपर तो ऊपर वाले पैराग्राफ अप्लाई होते हैं। इसमें कौन सा पैराग्राफ अप्लाई होगा? 521.8। उसमें वो इसी सिचुएशन को बता रहा है। उसने यहीं से एक रिलेशन यहां से पकड़ा, एक रिलेशन यहां से पकड़ा, केस बना दिया, फैक्टर बता दिया। दूसरे नंबर में क्या बताना है? फैक्टर्स लिखे 521.8A1, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको छाप देना है। और सेफ गार्ड भी है नीचे, शाबाश। आगे कोई और चीज तो नहीं है? ये आगे अगला सेक्शन शुरू हो जाता है। ये ले क्लियर, आगे हो गया कैसे अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद अब इसके बाद है विंटर 16 का कामरान लिमिटेड। चलिए जी, ये है जी क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसके कितने से 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट के आगे फर्दर 2 है, वो एक ही है क्योंकि एक में कह रहा है थ्रेट और सिग्निफिकेंस डिस्कस करो, दूसरे में सेफगार्ड कर रहा है।
हम इकट्ठे ही कर देंगे, क्या आ जाए, ठीक है, यानी ढूंढना है ना, दोनों को इकट्ठे ढूंढेंगे। चलिए तो रीड कीजिए और इसके रेलिवेंट पैराग्राफ लिखिए। टाइम आपके पास अब की बार है 4 मिनट, लेंथी क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स के लिए 4 मिनट। जी पॉज कीजिएगा जी। तो अच्छा, ये जो पार्ट बी है ये तो मैं अभी हमने कर लिया, ये तो इंटरनल वाले सेक्शन से रिलेट करता है, इसके ऊपर तो डिस्कशन की जरूरत नहीं। ये जो क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है, कह रहा है annual audit of Kamran Limited for the year ending 30 2016 is due to commence in few weeks. Jamil has been audit team member for 11 years, 2 years as job in charge, 3 years as manager and 6 years as partner. Total 2 plus 3 plus 6 11 years हो गए, 6 साल हो गए। अच्छा, सबसे अहम इंफॉर्मेशन जिसने हमारा कहानी को ही बदल दिया, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है वाला? KL was listed on the Pakistan Stock Exchange in 2016. वो 2016 में लिस्ट हुई। अगर ये वाली लाइन ना होती हम सीधा जाते 540.5, अभी किया था ना 540. लॉन्ग एसोसिएशन ऑल क्लाइंट्स 540.345। अच्छा, अनलिस्टेड होता तो हम ये प्रीवियस वाला पैराग्राफ यूज करते जो कि होता है 540.A3। हम इंटरेस्ट थ्रेट उठा लेते हम A2 में से, सेल्फ इंटरेस्टेड लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से जो फैक्टर्स है वो उठा लेते यहां से। लेकिन अब हम यहां से फैक्टर्स नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? लिस्टेड हो गई है, शाबाश। अच्छा, अब अगर आप सर्विसेज लिस्टेड, इसका मतलब है हमें अब ये पैराग्राफ की तरफ जाना। अगर तो स्टार्ट से ही लिस्टेड कंपनी होती और 5, तो हम वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं 7 क्यूमुलेटिव ईयर, लेकिन लोअर पीरियड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है तो 5 साल का टाइम होता और 5 साल के बाद उसने चेंज होना है। कूलिंग ऑफ पीरियड बताते वो 2 साल 3 साल 5 साल 3 पीरियड है। लेकिन ये सारी कहानी इररिलेवेंट होगी जब उसने क्वेश्चन में एंड पे ये लिखा कि ये असल में इस साल लिस्ट हुआ है। इसको जो पैराग्राफ डील कर रहा है वो है 540.8, स्पेसिफिकली इसी सेशन। इफ एन ऑडिट क्लाइंट बिकम्स ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, फर्म शैल टेल इनटू द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द, यानी जब लिस्टेड क्लाइंट बन जाए तो क्या आपने उसमें जो अब 6 साल 7 साल वाली बात उसने वो गिननी है, उसमें लिस्टेड बनने से पहले वाले साल गिनने हैं? वो कहता है गिनने। अच्छा, कैसे गिनने हैं ये डिपेंड करता है। कहता है अगर 5 साल या उससे कम हुआ, कितने 5 का है 4 का है उसने, हाँ 5 साल या उससे कम साल हुए हैं, 5 cumulative years आर लेस, तो आपने 7 में से जितने साल हुए हैं वो माइनस कर देने हैं। यानी अगर वो 4 साल तक उसने ऑडिट किया होता है एज पार्टनर तो हम कहते हैं 7 - 4 लिस्टेड हो गया, अब 3 साल और कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे उसे 5 साल से ज्यादा अर्सा होता है। उसने कहा अगर 6 या 7 साल हो गए हो ना तो फिर आपने 2 शाबी गवर्नेंस के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। अगर तो रिटेट कर सकते रिटेट कर दे, अगर रिटेट नहीं कर सकते तो अब ये देखिए, ये 2 पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ किससे रिलेट करता है? When firm has only a few people within, यानी और कोई अल्टरनेट नहीं है। क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन दिए ना, जब आपके पास अल्टरनेट पर्सन हो तो क्या करना है, रिसोर्सेज हो, और जब अल्टरनेट पर्सन ना हो तो क्या करना है। ये दोनों पैराग्राफ अप्लाई होंगे 540.8 और 540.9। क्लियर? 1 साल और वो कर सकता है। नहीं, एक मिनट है भाई, वो कह रहा है जब 6 साल हो गए, किधर 6 साल की बात कर रहा है? एंगेजमेंट एज एन एक्सेप्शन इफ द इंडिविजुअल हैज सर्व्ड द ऑडिट क्लाइंट एज ए की ऑडिट पार्टनर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 or more, जो हमारे वाला केस 6 ईयर वाला है। When the client becomes a public entity, individual may continue to serve in the capacity with the concurrence of 2 चाबी गवर्नेंस for a maximum of 2 additional years before rotating. अब उसे 2 चाबी गवर्नेंस की इजाजत लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो मैक्सिमम 2 साल तक सर्व अभी भी कर सकता है, लेकिन इजाजत के साथ। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, और अगर वो कहते हैं कि जी और ऑप्शन नहीं है तो कहता है स्टिल फिर सेम पार्टनर, चाहे टाइम पीरियड पूरा भी हो गया हो, कंटिन्यू कर सकता है अगर रेगुलेटर ने कोई एग्जेम्पशन दी हो। चलिए, अच्छा इसके बाद अब चलते हैं समर 16 में ताहिर लिमिटेड। अब जल्दी से आपने करना है समर 16 ताहिर लिमिटेड क्वेश्चन 3, दोनों पार्ट्स। रिकॉर्डिंग चालू थी कि नहीं? चालू थी। अच्छा करते हैं आप, मैं भूल जाता हूं कब चल। चलिए
अब ये है क्वेश्चन 3 का पार्ट ए और बी, ये कीजिए दोनों, और ये आपने 3 मिनट के अंदर करना है। टाइम कम है अवतारी में और क्वेश्चन ज्यादा है, 3 मिनट के अंदर आपने दोनों क्वेश्चन करने। शाबाश, जल्दी से जी। अब कर दे पास जी। जी तो पैराग्राफ नंबर आपने लिख लिए? पहली सेशन से कौन सा पैराग्राफ है? 521.8। सेम सेम। अच्छा, इसमें वो कह रहा है योर फर्म इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ताहिर लिमिटेड, ए पार्टनर इन योर फर्म इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ काशिफ हु इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर इन टीएल। ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप आ गया। पेज 124 पे जाऊंगा, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में, उसके बाद रेलिवेंट पेज पे गया, वहां पे डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। एक पैराग्राफ है कि जब एंगेजमेंट पार्टनर का रिलेटिव हो, ठीक है, वो लादा है, और एक है अदर पार्टनर का रिलेटिव हो। ये दोनों पैराग्राफ लादा है। टीम मेंबर का कोई रिलेटिव हो एंगेजमेंट पार्टनर का, तो इसका पैराग्राफ अलग है, और एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा अदर पार्टनर हो, इसका पैराग्राफ। यहां पे किस पैराग्राफ की तरफ जाना है हमने? एंगेजमेंट पार्टनर वाले के अदर पार्टनर। ये क्लोज रिलेटिव जो है, क्लोज फ्रेंड है काशिफ, ये एंगेजमेंट पार्टनर का है या के अदर पार्टनर का? इफ करके नहीं लिख सकते, इसलिए कि एंगेजमेंट पार्टनर हो तो वो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर। अगर एंगेजमेंट पार्टनर होता तो आ पार्टनर कहता कि एंगेजमेंट पार्टनर कहता? एंगेजमेंट पार्टनर कहता। आ पार्टनर का मतलब होता है कोई एक पार्टनर, कोई दूसरा पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है। तो ये हमारा पैराग्राफ कौन सा आएगा? 521.8। ठीक है, ये भी हमने किया ना, अदर पार्टनर एंड एम्प्लॉइज वाला। जी जी बिल्कुल, ऑडिट टीम में एंगेजमेंट पार्टनर शामिल होता है उस टर्म में। नहीं, उसमें जो दूसरे टीम मेंबर, जूनियर टीम मेंबर शामिल होते हैं। हाँ, ग्लोसरी में डेफिनेशन है एंगेजमेंट टीम की। एंगेजमेंट टीम, इंश्योरेंस टीम में क्या फर्क है? 3 क्लासेस बी। अच्छा, ये भी पहले किया, बी भी पहले किया हुआ है। ये फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय जावेद लिमिटेड फॉर द एडवाइस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन कामरान लिमिटेड। द स्पाउस ऑफ ए पार्टनर ऑफ फर्म होल्ड्स 5% शेयर्स इन कामरान लिमिटेड। 310 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला, ठीक है। उसमें एग्जांपल, मुझे इससे गर्ज नहीं, आपने एग्जांपल थोड़ी ढूंढ ली होगी आपने। मुझे इससे गर्ज है कि इसमें आपने थ्रेट जो बताने हैं, जो फैक्टर सेफगार्ड्स बताने हैं, क्या वो पैराग्राफ आपने आइडेंटिफाई कर लिए? कौन सा पैराग्राफ है? 10.A3 का। अच्छा, इसमें वो डिस्क्लोजर वाली बात आएगी, एंड कंसेंट वाली बात आएगी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सेफगार्ड्स में डिस्क्लोजर शामिल था कि नहीं था? तो क्यों नहीं लिखेंगे फिर? क्या इस फर्म को बताना नहीं चाहिए भाईजान, आपको जो मशवरा दे रहे हैं तो हमारे एक पार्टनर के स्पाउस के भी इसी क्लाइंट में शेयर्स हैं, ताकि उसे पता चल जाए कहीं आप वो स्पाउस के शेयर्स को बढ़ाने के चक्कर में एडवाइस ना दे रहे हो, वर्थ बढ़ा देंगे। ये 310 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंच गए ना? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा आया क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। विंटर 2015, नादिर। विंटर्स 15। ये सारे डिटेल क्वेश्चन कमेंट्स वगैरह आपने पढ़ने जाके। क्वेश्चन 3 ये ले, आसान सा क्वेश्चन, 3 सिचुएशन है सिर्फ, ये रहा आपके सामने। हो जाए स्टार्ट, चले जी कर दें पास जी। क्वेश्चन 3 पार्ट ए, 100 रुपीज का प्राइस था उस स्टूडेंट के लिए जो इसका रेलिवेंट पैराग्राफ, रेलिवेंट सेक्शन ढूंढेगा, और आप नहीं ढूंढ सके। 523 कौन सा है? सर्विंग एज डायरेक्टर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सिंपल कंसेप्ट इसमें क्या है, पार्टनर के एचएल में फाइनेंशियल इंटरेस्ट में घूम रहे होंगे। हालांकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट तब होता है जब हमारे ऑडिट क्लाइंट पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, वो प्रीमियम तब अप्लाई हो। यहां पे बेसिकली थ्रेट क्रिएट हुआ है मर्जर की वजह से, एक्विजिशन की वजह से। ये थ्रेट एनएल ने एचएल के शेयर्स एक्वायर किए हैं, पहले कोई शेयर्स नहीं थे। देखें, ये फर्म है, ये क्लाइंट है, और क्लाइंट कौन सा है? एनएल, और ये है एचएल। पार्टनर के एचएल में शेयर्स हैं। ये क्लाइंट होता तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट की तरफ हम जाते, क्लाइंट तो ये है। अब हुआ क्या है, ड्यूरिंग ऑडिट 85% इसका ऑडिट कंप्लीट हो, 85% में भी एक सिग्निफिकेंस है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। पहले क्लाइंट
क्लाइंट ने इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लिए। एक मिनट है भाई, ये सब्सिडरी बन गई, यानी दोनों रिलेटेड एंटिटी हो गई। अब थ्रेट क्रिएट हो गया, लेकिन ये थ्रेट क्रिएट हुआ है ड्यू टू मर्जर एंड एक्विजिशन। जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से, उसका सेक्शन फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला नहीं है, मर्जर वाला है, एक्विजिशन वाला है। और आप 128 पेज पे जाएं और मुझे ढूंढ के दिखाएं मर्जर एक्विजिशन वाला किधर है। नहीं, अब कोई पैसे नहीं है, पैसे सिर्फ ये सेक्शन किस पे है, मैं खुद भी देख लूं। हाँ जी, 524 आपने ढूंढ लिया, 524.8। नहीं, ये मर्जर वाला नहीं, ये नहीं है, ये है हमारा पेज 124 पे वाले जाते हैं। ये सेक्शन 400, सेक्शन 400 में हेडिंग में कहीं पे नहीं लिखा हुआ मर्जर एक्विजिशन। ये नीचे रिलेटेड एंटिटी, नेटवर्क फर्म, हाँ जी ये आ गया 132 पे, मर्जर एंड एक्विजिशन। व्हेन ए क्लाइंट मर्जर क्रिएट्स ए थ्रेट, यहां पे क्लाइंट मर्जर क्रिएट्स ए थ्रेट, क्लाइंट मर्जर की वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है। An entity might become a related entity of an audit client because of merger and acquisition। वो हमारा related entity बन गया, ठीक है। तो फिर वो प्रीवियस इंटरेस्ट की वजह से अब थ्रेट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे वो डिस्कशन कर रहा है सारी इसका आगे फर्दर, और इसमें ये भी बता रहा है चूंकि ऑडिट कंप्लीट होने के करीब है तो आप 2-4 गवर्नेंस से इजाजत लेके ऑडिट कर सकते हैं। 85% की सिग्निफिकेंस ये थी कि इसका मतलब है हमारा सब्सटेंशियल ऑडिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा रह गया, तो वो कह रहा है 2-4 गवर्नेंस से इजाजत लेके आप कर सकते हैं। ये वो रेलिवेंट पैराग्राफ है जो इस पे अप्लाई होता है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसका पैराग्राफ लदा है, और जो सिंपल फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसका पैराग्राफ है। ये बात अब आपने याद रखनी है। बी, ऑडिट मैनेजर ऑफ द फर्म हैज इफेक्टिवली नेगोशिएटेड ए नॉन एश्योरेंस असाइनमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट, सच डील्स आर यूजुअली कंसीडर्ड इन द एनुअल अप्रेजल ऑफ द मैनेजर। ये भी पहली दफा आया केस। ढूंढे इसका, क्या ढूंढा है आपने? नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज तो तब होगा जब फर्म उसको नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज क्लाइंट को कहता है, इसमें वो फोकस कर रहा है एनुअल अप्रेजल। हम अपने मैनेजर को क्या, जा भाई क्लाइंट घेर के ला, अपने ऑडिट क्लाइंट के पास जाओ, उससे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज लेके आओ, तुम्हें बोनस मिलेगा। अब हमारा जो ऑडिट मैनेजर है वो क्या करेगा, वो क्लाइंट के पास जाके हाथ जोड़ के उनकी विनती कर रहा होगा, दरखास्त कर रहा होगा, मिलते ए भाईजान टैक्स वाला काम हमें दे देना, मेरे को बोनस मिलना, दे देना तेरी में, वो अकाउंट बुक कीपिंग, वो लिटिगेशन, लीगल सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज हमसे करवा लेना काम, बोनस मिलना है। तो क्या क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट दे सकता है और कहेगा बदले में क्लाइंट भी कहेगा मुझे भी फेवर दीजिए? तो क्या ऐसी कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज होनी चाहिए? तो इसको इमीडिएटली चेंज होना चाहिए। शाबाश, ढूंढे ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ढूंढे कौन सा है? 124 पे जाए, यहां 68 पे जाए। मैंने बोल भी दिया वो लफ्ज बातों के दौरान में, टैक्स सर्विसेज नहीं है। कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज 411, इसमें कैसा कहता है ऐसी गंदी पॉलिसीज खत्म कर दे जिसमें हमारा मैनेजर को मिलते करनी पड़े जाके दूसरे प्लेयर नहीं आता। और ये हमारे मैनेजर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है क्लाइंट में, मैनेजर क्लाइंट थोड़ा ही है, ऐसे ना करे। हाँ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी हो रहा है वाकई। Zahir Limited has approached your firm for transaction advisory services related to acquisition of Javed Limited, which is your audit client. अब होएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट लेटर। ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे ऑडिट क्लाइंट की वैल्यूएशन करा, हमारे ऑडिट क्लाइंट की हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, उसको उसका मिस यूज हो सकता है, वो हो सकता है डिस्क्लोज हो जाए इस एंगेजमेंट में ज़ुबैर लिमिटेड को। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला सेक्शन क्लियर। और कौन सा वाला? बी, मर्जर वाला। देखिए अगर स्टार्ट में ही किसी ऑडिट क्लाइंट में शेयर्स लिए हो ना, वो तो होता है हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट। यहां पे उसने ऑडिट क्लाइंट में शेयर्स रखे ही नहीं हुए थे, किसी और क्लाइंट में शेयर्स रखे थे जिसको ऑडिट क्लाइंट ने दौरान में एक्वायर कर लिया, हम बैठे बिठाए ही थ्रेट क्रिएट हो गया।
हमने अपनी तरफ से तो नॉन थ्रेट वाली सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन जिस जगह इन्वेस्टमेंट की थी क्लाइंट ने उसको एक्वायर कर लिया। तो ये फिर मर्जर की तरफ जाना, ये मर्जर की वजह से, ये हमारे काम की वजह से, पार्टनर की वजह से थ्रेट नहीं, ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन ये सिचुएशन कहां में डिस्कस हुई है, बोला था मर्जर वाले में। एक और क्वेश्चन हो जाए, नहीं चलिए फिर अब आप होम असाइनमेंट बाकी सारी क्वेश्चन के खुद से करके लाएंगे, इसी तरह सारे ये भर के लाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। अच्छा, आप जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना, उतना ही मुझे नो कॉन्फिडेंस है। चले सारे नहीं, तो आधे भी कर लाएं, 2010 से लेके 2019 के दरमियान में सारे कर लाएंगे पक्का। चलिए बस, और सिर्फ पैराग्राफ लिखने, हाँ पैराग्राफ लिखने का सोल्यूशन से मैच कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि घर कर रहे होंगे तो मैं थोड़ी आपको बताऊंगा सही क्या गलत किया, तो सोल्यूशन से मैच करते रहिएगा साथ साथ में। क्लियर जी? चलिए अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते इसका मतलब कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर आपकी रीजनेबल ग्रिप आ गई। इसके बाद आगे फर्दर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।